Hello everyone, I am an geography teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaisirghat. Hope you all are fit and fine. The school have started online classes. You must take advantage of this opportunity. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today will be discuss about chapter first. Chapter first is मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में अध्याय प्रथम से इंट्रोड्यूस हुए थे और दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी पढ़ी थी। तो आज हम इससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप, तूफान की आंख, नदी के मुख, हिमनदी के प्रोथ नासिका, जलडमरू की ग्रीवा और मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। तो ये चीज़ें होती क्या हैं, इसके बारे में आज तो पहले आपको बताया होगा किसी ने, या आपने खुद जानने का प्रयास किया होगा। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे तूफान की आंख, तूफान के केंद्र में हवा रहित क्षेत्र, जो तूफान के केंद्र में हवा रहित क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? तूफान की आंख। इसको थोड़ा हम डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। ये है तूफान की आंख। इसको क्या बोलेंगे? तूफान की आंख। ये इसके चारों ओर तूफान है। ये समुद्र के अंदर लहरों के रूप में ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम पढ़ते हैं नदी मुख। नदी मुख वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में गिरती है, जहाँ क्या है? नदी समुद्र में गिरती है। तो इसको भी अपन डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखो, ये है, ये नदी जा रही है और समुद्र में गिरती हुई दिखाई दे। ये नदी जा रही है, ये छोटी छोटी धाराओं के रूप में बंट गई है आगे। ठीक है, ये समुद्र हो गया, या सागर, महासागर, जिसमें भी ये गिरती है। और ये किसकी त्रिमुख आकृति इसकी हो जाती है, त्रिभुजाकार आकृति भी बोल सकते हैं इसको। त्रिभुजाकार आकृति में ये समुद्र में समाहित हो जाती है। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं हिमनद या ग्लेशियर। हिमनद या ग्लेशियर क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ राशि जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहमान होते हैं। तो हिमनद को भी हम डायग्राम में देखकर समझने का प्रयास करते हैं। ये हिमनद है, ये ऊपर जो बर्फबारी हो रही है ना, इसकी जो दिखाई दे रही है, ये बर्फबारी, ये सारे क्या है? हिमनद है ये। और ये जो इसके नीचे है, ये पहाड़ दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हिमनद। जलडमरू कौन सा होता है? पानी का ऐसा तंग मार्ग जो दो बड़े पानी के समूह को जोड़ता है। तो जलडमरू क्या करता है? ऐसा तंग मार्ग जो दो पानी के बड़े समूह को जोड़ता है। ये है जलडमरू। ये नीला नीला भाग जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? पानी जो दोनों तरफ। ठीक है, और ये भूभाग है। ये क्या है? डमरू जैसी आकृति बना रहा है। ये देखो, जैसे ये इधर से ये क्या है? डमरू जैसी जो आकृति बना रहा है उसको क्या बोलते हैं? जल डमरू। जैसे भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू है वो अलग करता है? तो पाक जल संधि भी बोलते हैं कई बार इनको, जल डमरू को। तो पाक जल डमरू अलग करता है भारत और श्रीलंका को। मृदा परिच्छेदिका, ये क्या होती है? मृदा की ऊपरी सतह से आधारभूत चट्टान तक के ऊर्ध्वाधर काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको भी हम डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखो, मृदा परिच्छेदिका का जो ऊपर का ऊर्ध्वाधर काट है उसको, ये जो ऊपरी जो ये क्या कहलाता है? मृदा परिच्छेदिका। ठीक है बच्चों, ये हमने समझने का प्रयास किया। आगे चलते हैं हम आगे। इसी प्रकार प्रदेशों, गांवों, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया गया है। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य, देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। जर्मन भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने राज्य और देश का वर्णन किसके रूप में किया है? जीवित जीव के रूप में किया है।
जीवित जीव के रूप में किया है। और सड़कों, रेल मार्गों और जल मार्गों के जाल को प्राय परिसंचरण की धमनियों के रूप में परिभाषित या इनका वर्णन किया है। किसने किया है? जर्मन भूगोलवेत्ता ने। तो इसको भी आप समझने का प्रयास करते हैं। जर्मन भूगोल राज्य और देश को क्या बताते हैं? जीवित जीव बताते हैं। जैसे अपन हैं जीवित जीव या मनुष्य। और सड़क, रेल मार्ग, जल मार्गों का जाल क्या कहलाता है? परिसंचरण की धमनियाँ। जो हमारे शरीर में जो परिसंचरण की धमनियाँ हैं वो क्या, उनको क्या बोला है? सड़क, रेल मार्ग, जल मार्गों का जाल। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल के रूप में बताया है कि जीवित जीव जैसे मनुष्य है, मनुष्य के अंदर जो रुधिर का प्रवाह होता है वो परिसंचरण की धमनियों से होता है। तो वैसे ही एक राज्य में जो परिसंचरण तंत्र है, राज्य में या देश में परिसंचरण या उसका प्रवाह कहाँ से होता है? सड़क, रेल मार्ग, जल मार्गों का जाल इत्यादि से होता है। तो ये एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे बताया है। आगे हम बढ़ते हैं। क्या आप अपनी भाषा में ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं? जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में जैसे राज्य को जीवित जीव बताया है और सड़कों और रेल मार्गों को परिसंचरण की धमनियाँ बताया है, उसी के अनुसार ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों को क्या अपन एकत्रित कर सकते हैं? अब मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम प्रकृति और मनुष्य को पृथक कर सकते हैं जबकि वे इतनी जटिलता से आपस में जुड़े हुए हैं? तो आगे हम बढ़ते हैं। मानव भूगोल की परिभाषाएं। ये रेडजेल ने जो परिभाषा दी थी मानव भूगोल, मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन, ये अपने पिछली क्लास में पढ़ा था। और ये भी एलन सी सैंपल ने जो परिभाषा दी थी उसके बारे में भी आपको पिछली क्लास में अवगत कराया गया था। तो आज हम इससे आगे हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। ये किसकी संकल्पना है? पॉल विडाल डी ला ब्लास। पॉल विडाल डी ला ब्लास ने ये परिभाषा दी। तो इस परिभाषा को अपन थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। ये थर्ड परिभाषा है। पहले पिछली क्लास में हम 2 परिभाषाएं पढ़ चुके हैं। उसकी विचारधारा क्या थी? नीतिवाद थी। प्रकृति है वो सर्वे सर्वा है और मनुष्य क्या है? उसका दास। इन्होंने इससे हटकर परिभाषा दी। इन्होंने संभाववाद की नींव रखी। किसकी नींव रखी? संभववाद की नींव रखी, जिसमें क्या है? मानव का जो है मानव प्रभाव अधिक है। इसमें क्या है? मानव प्रभाव अधिक है। पॉल विडाल ला ब्लास कहाँ से थे? फ्रांस से थे। अब इसमें आगे समझने का प्रयास करते हैं। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों, मनुष्य के मध्य संबंधों से अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। इसमें क्या है कि पृथ्वी को नियमों में बांधने का प्रयास किया गया है। इसमें इसके द्वारा ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि पृथ्वी है वो या प्रकृति है वो सर्वे सर्वा नहीं है। उसको क्या है कि मनुष्य अपने नियंत्रण में कर सकता है। अपने ये भी इनकी अपने अलग विचार हैं, विचारधारा है ये भी एक। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अनोन्य क्रिया के द्वारा करता है। क्या करता है? अनोन्य क्रिया द्वारा। आप अपनी कक्षा 11वीं की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं। ये जो पिछली क्लास में भी आपको इनके भौतिक पर्यावरण के तत्वों के बारे में बताया था। आप जानते हैं कि ये तत्व भू आकृति, मृदाएं, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति और विविध प्राणी जात तथा वनस्पति जात हैं। ये क्या है? भू आकृति। ये पिछली क्लास में आपको बताया जा चुका है। आगे हम बढ़ते हैं। क्या आप उन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी रचना मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने कार्यकलापों के द्वारा की है?
जैसे गृह, गांव, नगर, सड़क व रेलों का जाल, उद्योग, खेत, पत्तन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। मानव द्वारा क्या निर्मित किए गए हैं, ये देखो, इसमें आपको थोड़ा समझाने का प्रयास किया है। मानव भूगोल, इसमें क्या भौतिक पर्यावरण और मानव जगत के अंतर संबंधों का अध्ययन होता है ये, ठीक है। तो भौतिक पर्यावरण के बारे में आपको पिछली क्लास में थोड़ा सा बताया भी था और आप क्लास 11th के अंदर भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें ये समझाया गया भौतिक पर्यावरण में भू आकृति, मृदाएं, जलवायु, जल इत्यादि प्लस मानव के कार्यकलाप, इनसे क्या है, क्या इन मानव ने क्या इनका प्रयोग करके घर, गांव, नगर, सड़क व रेलों का जाल, उद्योग, खेत और पतन इत्यादि बनाए हैं, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं। मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकियों की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अनन्य क्रिया करता है। क्या करता है? भौतिक पर्यावरण से अनन्य क्रिया करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये इनसे क्या इनको भौतिक पर्यावरण और मानव मिलके क्या उत्पन्न करता है, इस चीज़ को इतना महत्वपूर्ण नहीं बताया, बल्कि किन उपकरणों और तकनीक की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी के अंदर टेक्नोलॉजी या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जैसे कंप्यूटर है वो सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर आता है। उसी प्रकार से प्रौद्योगिकी की भी अलग अलग ब्रांचेज हैं। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। मानव क्या है, प्रकृति के नियमों को, प्रकृति के नियम समझे हैं, उसके बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। उदाहरणतः घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। किसने? अब जैसे हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं घर्षण और ऊष्मा, तो घर्षण और ऊष्मा के नियम पता चलने के बाद ही तो अग्नि की खोज हुई। तभी तो हमें पता चला कि एक पत्थर का दूसरे पे घर्षण करवाने से अग्नि क्या है, उत्पन्न होती है। ये क्या है कि अपने को प्रकृति के नियमों में जाकर अपने को पता चलता है। इसी प्रकार डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया। डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों की समझ ने क्या किया, अपने को बीमारियों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे कोरोना महामारी आ रही है तो इसकी भी एक दवाई बनेगी, इसके लिए भी खोज चल रही है, डीएनए वगैरह इन पे खोज चलती हैं। फिर इससे क्या है कि अपने इस पर विजय पाने के योग्य हो जाते हैं। अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हम वायु गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। यदि हमें वायु गति के नियम ही पता नहीं होंगे तो फिर क्या है, यान या वायुयान विकसित नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रकृति का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। प्रकृति की समझ अपने अंदर होगी तभी तो आगे आविष्कार हो सकते हैं, क्योंकि प्रकृति के को ही अपन ने प्रयोग में लेकर या उसके नियमों को जानकर ही आगे विकास कर सकते हैं। और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। जो टेक्नोलॉजी है वो मनुष्य को क्या करती है, पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। प्राकृतिक पर्यावरण से अनन्य क्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ। क्या हुआ? प्रारंभिक अवस्था में तो मानव अत्यधिक प्रभावित हुआ इनसे। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। पहले क्या है, प्रकृति के आदेशों के अनुसार मनुष्य ने अपने आप को डाल लिया था। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था। तो पहले क्या है, अपने को उसके प्रकृति के आदेशों के अनुसार मनुष्य ने अपने आप को डाले रखा, जिससे क्या है कि इसका विकास नहीं हो पाया। मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। इसके कारण सामाजिक
अवस्था भी आदिम थी। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अनन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया है। पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहा गया है ये पूछ सकता है, तो इसका ये हो जाएगा कि आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अनन्य क्रिया क्या कहलाती है? पर्यावरणीय निश्चयवाद। प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं जो प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। आगे बढ़ते हैं, मानव का प्रकृतिकरण। इसमें एग्जाम्पल के द्वारा अपने को समझाया है। बेंदा मध्य भारत के अबूझमाड़ क्षेत्र में जंगलों में रहता है। उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं जो जंगल के बीच में हैं। यहाँ तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते जिनकी भीड़ प्राय गांव में मिलती है भी यहाँ दिखाई नहीं देती। छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए वह पेंडा या वन का सर्वेक्षण करता है और जहाँ उसका कबीला कृषि का आदिम रूप स्थानांतरित कृषि करता है। बेंदा और उसके मित्र वन के छोटे टुकड़ों की जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। राख का उपयोग मृदा को उर्वर बनाने के लिए किया जाता है। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि राख का प्रयोग से कैसे मृदा उर्वर बनती है? राख के प्रयोग भी जो पीछे अभी भी किया जाता है, राख का प्रयोग जैसे राजस्थान के अंदर है, जो इसकी चने की जो फसल होती है ना, उसमें राख का प्रयोग किया जाता है। उससे बीमारियों से बचाने के लिए उसके राख का छिड़काव भी किया जाता है। अपने चारों ओर खिले हुए महुआ वृक्षों को देखकर बेंदा प्रसन्न है। जैसे ही वह महुआ, पलाश और साल के वृक्षों को देखता है जिन्होंने बचपन से ही उसे आश्रय दिया, वह सोचता है कि इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर वह कितना सौभाग्यशाली है। 20 सर्पी गति से पेंडा को पार करने बेंदा नदी तक पहुंचता है। जैसे ही वह चुल्लू भर जल लेने के लिए झुकता है, उसे वन की आत्मा लोई लुगी की प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करना याद आता है। ये पहले जो आदिम जनजाति है वो अभी भी ये चीज़ें करती है। प्रकृति उसी को ही मानव का प्रकृतिकरण कहा गया है कि पहले जो मानव है वो प्रकृति के आदेशों का ही पालन करता था। इसका वही एग्जाम्पल इसमें दिखाई दे रहा है। अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए बेंदा गुद्देदार पत्तों और कंदमूल को चबाता है। लड़के वन में गजहरा और कुचला का संग्रहण करने का प्रयास करते हैं। गजहरा और कुचला क्या है? एक प्रकार की औषधीय पौधा है। वह आशा करता है कि वन की आत्माएं दया करेंगी और उन्हें जड़ी बूटियों तक ले जाएंगी। यह आगामी पूर्णिमा को मधाई अथवा जनजातीय मेले में वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है। वह अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने का कठिन प्रयास करता है जो उसके बुजुर्गों ने उसे जड़ी बूटियों और उसके पाए जाने वाले स्थानों के बारे में समझाया था। वह चाहता है कि काश उसने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना होता। बेंदा और उसके मित्र जानते हैं कि ये बाहरी लोग हैं जो इन जंगलों में उन्हें ढूंढते हुए आए हैं। एक ही प्रवाही गति से बेंदा और उसके मित्र सघन वनों के वितान के पीछे अदृश्य हो जाते हैं और वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया थोड़ी शॉर्ट स्टोरी के अंदर इन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि मानव का प्रकृतिकरण कैसा था। बॉक्स की कथा मानव का प्रकृतिकरण आर्थिक दृष्टि से आदिम समाज से संबंधित एक घर के प्रत्यक्ष संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रकृति से क्या करता है? प्रत्यक्ष संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे अन्य आदिम समाजों के संबंध में पढ़ें जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं। अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रकृति के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं। आप अनुभव करेंगे ऐसी जातियाँ भी हैं कई, जैसे भील जाति हो गई। अब तो फिर भी थोड़ा भील इधर टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े, लेकिन फिर भी आप हम कह सकते हैं भील, ग्रासिया ये हैं, ये प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। अभी आप अनुभव करेंगे कि ऐसे सभी प्रकरणों में प्रकृति एक शक्तिशाली बल, पूज्य, सत्कार योग्य तथा संरक्षित है। सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से
निर्भर है। ऐसे समाज के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। समय के साथ लोगों ने क्या किया, पर्यावरण और उसके प्राकृतिक बलों को समझने लगे, जिससे क्या है कि अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। इससे क्या है, मानव और ज़्यादा बेहतर प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था में स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती है। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य, विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेत, फलोद्यान, मैदानों व तरंगित पहाड़ियों में चरागाहों, तटों के पतन और महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग तथा अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि, ये क्या है, प्रौद्योगिकी के द्वारा और पर्यावरण के नियमों को समझने के बाद मनुष्य कर पाया है। पहले से विद्वानों ने इसे संभववाद का नाम दिया। किसका नाम दिया? संभववाद का। पहले जो विद्वान हुए थे उन्होंने। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। ये भी एक शॉर्ट स्टोरी से अब समझाने का प्रयास किया है। ट्रांडहाइम के शहर में सर्दियों का अर्थ है प्रचंड पवनें और भारी हिम। भारी हिम क्या है? भारी बर्फबारी होती है सर्दियों के अंदर ट्रांडहाइम में। महीनों तक आकाश अदीप्त रहता है। कैरी प्रातः 8 बजे से अंधेरे में कार से काम पर जाती है। सर्दियों के लिए उसके पास विशेष टायर हैं। इसमें ये समझाने का प्रयत्न कर रहा है कि प्रकृति का मानवीकरण कैसे हुआ। विशेष टायर है और वह अपनी शक्तिशाली कार की लाइटें जलाई रखती हैं। जैसे शक्तिशाली लाइटें जो कि मनुष्य के द्वारा तैयार की गई विशेष टायर हैं, वो भी मनुष्य के द्वारा तैयार किए गए हैं। उसका कार्यालय सुखदायक 23 डिग्री सेल्सियस पर कृत्रिम ढंग से गर्म रहता है। जैसे हीटर का प्रयोग करके अपन जैसे गर्म रखते हैं ना, तो ये क्या है, हीटर से मानव ने बर्फ़ के ऊपर भी गर्म स्थान बना लिया है। तो ये क्या है, प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। कांच के एक विश्वविद्यालय का परिसर जिसमें वह काम करती है, कांच के एक विशाल गुंबद के नीचे बना हुआ है। यह गुंबद सर्दियों में हिम को बाहर रखता है और गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है। तापमान को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाता है और वहाँ पर्याप्त प्रकाश होता है। यद्यपि ऐसे रुक्ष मौसम में नई सब्जियों और पौधे नहीं उगते। कैरी अपने डेस्क पर आर्किड रखती है और उष्णकटिबंधीय फलों जैसे केला व कीवी का आनंद लेती है। ये नियमित रूप से वायुयान द्वारा उष्ण क्षेत्रों से मंगाए जाते हैं। माउस की एक क्लिक के साथ कैरी एक नई दिल्ली में अपने सहकर्मियों से कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ती है। ये क्या है कि ये प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। जैसे कैरी कहीं भी बैठी है, वो अपने सहकर्मियों से जुड़ रही है, वो उष्णकटिबंधीय फलों का आनंद लेती है या वहाँ से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करवाती है। वह प्राय लंदन के लिए सुबह की उड़ान लेती है और शाम को अपना मनपसंद टेलीविज़न सीरियल देखने के लिए सही समय पर वापस आ जाती है। लंदन में भी जाके आ जाती है। यही तो प्रकृति का मानवीकरण है। यद्यपि कैरी 58 वर्षीय है और फिर भी वह विश्व के अन्य भागों में अनेक 30 वर्षीय लोगों से अधिक स्वस्थ और युवा दिखती है। ये एक शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से आपको प्रकृति का मानवीकरण बताया गया है। ठीक है बच्चों, आगे का जो चैप्टर है उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।